वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम कुछ अहम गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू में यही ज़ेर बहस था कि बजट आया, अवाम दोस्त होगा नहीं होगा। हमें पता है कि वो नहीं होगा। हमने माजी में ये सब एक्सपीरियंस कर लिया है कि आया ये नहीं होने वाला। हम परवेज़ साहब से भी बात कर रहे थे इस हवाले से, तो हम यही कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे यासिर कि आया ये बेहतर होगा नहीं होगा। तो काफ़ी हमने इस पे गुफ्तगू की है और अभी आगे भी हम इस पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। सर अभी हम यही बात कर रहे थे कि अवाम दोस्त कहा तो जाता है लेकिन ये होता नहीं है। और अभी हम बिज़नेस के हवाले से भी हमने ब्रेक में बात कर रहे थे कि जब एक जो शख्स है, एक स्टूडेंट है, वो बिज़नेस की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, तो उनकी लैग पुलिंग होती है, उनको 10 किस्म के जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं डैमेज होती है। फिर वो कुछ आई थिंक ये चीज़ें छोड़कर फिर वो गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है। इस वजह से प्रोडक्टिविटी भी ख़राब होती है और फ्यूचर तो बिल्कुल ही आई थिंक ख़त्म हो जाता है। तो क्या क्या होना चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए इसमें कुछ? देखिए, पॉलिसीज़ जो होती है ना, वो दुनिया भर में होती है ना, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होती है। राइट। अगर आप कोई एक कंपनी का बायलॉज बनाते हैं या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन का या एसोसिएशन के बायलॉज बनाते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कि भाई बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कैसे होगी, आपको किस तरह से काम करना है। इसी तरह से अगर कारोबार कोई करना चाहता है ना, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यहाँ अगर एक बच्चा या एक कोई न्यू कमर कारोबार करना चाहता है ना, तो उसको पता ही नहीं है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप कहीं से उठाएंगे, किसी बुक में क्या लिखा हुआ है, किस में क्या लिखा हुआ है, कंपनी का सेटअप कैसे करनी है, वहाँ जाएगा तो वहाँ पहले उसकी है ना वो खिंचाई होगी, फिर इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसकी वहाँ खिंचाई होगी, सेटअप करेगा तो उसकी खिंचाई होगी। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं ना, तो आपको पता है कि 32 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके अथॉरिटीज हैं, वो आके ना तो आपको नोटिस फेंक के चले जाती हैं और फिर उसका सेटलमेंट कैसे होता है वो भी आपको पता ही है। तो अगर आप कहें कि एक नया बंदा आके कारोबार लगाएगा, सबसे पहले तो उसको उतने पैसे चाहिए, फिर उसके पास वो इतनी सकत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि वो इन सारे लोगों से लड़ सके। और फिर इसके बाद उसको पहले समझ तो आए कि भाई मैं कारोबार पाकिस्तान में करूंगा क्या, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है ना, गेम के रूल्स तो पता होना चाहिए ना। या हम कोई भी गेम खेलते हैं तो रूल्स होता है कि भाई यार LBW कैसे होगा। यहाँ तो जो है ना गवर्नमेंट के हाथ में है कि LBW यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है। ठीक है ना, तो बात दरअसल ये कि नए लोगों के लिए आज भी हम लोग कारोबार करते हैं, 30-35 साल हो गए, आज भी हम लोग जब एडवेंचर कर रहे होते हैं कि भाई वी गेट सरप्राइज एवरी टाइम कि यार ये चीज़ है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। ठीक है ना, मगर बात दरअसल ये है कि हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए चीज़ों को। मैंने पहले भी बोला था कि भाई ये सेक्टर है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा है ना कॉटेज इंडस्ट्री और जो है ना ऐसी मिडिल क्लास इंडस्ट्री को आपको देना है जहाँ प्रोडक्टिविटी हो और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो और इजी टू ऑपरेट बिजनेस। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी अभी आपने निशानदेही की। हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट के ऊपर कभी बात ही नहीं होगी कि एक्सेस टू फाइनेंस कैसे दिया जाएगा। जब वो होगा तब जाकर आपका बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। जब वो जाएगा तो आपका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रो करेंगे और उसके बाद वो लार्ज स्केल के अंदर तब्दील हो जाएंगे, जो कि हमारी कंसिडरेशन में कभी भी नहीं रहा। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इंटरेस्ट रेट। जब आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इतनी हायर साइड के ऊपर होगी, इतने महंगे लोन्स जब आप देंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है कोई बैंक से लोन लेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में होनी चाहिए। जब वो पॉलिसी है ही नहीं तो आप कैसे मटीरियलाइज करेंगे? दूसरी बड़ी चीज़, जैसे भी आपने बताया कि बिजनेस फ्रेंडली अगर आपके पास इन्वायरमेंट होगा तभी तो आप अट्रैक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे सारी एफर्ट्स हो रही है कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो पहला सवाल ये है कि क्या आपके पास जो लोकल इन्वेस्टर है, क्या वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? क्या वो एवेन्यूज हैं? क्या फ्लेक्सिबल? ऑलराइट, लाइव आ रही है, ठीक है, अभी दिखा देते हैं, डिस्कशन जारी रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चीन में मौजूद हैं और वो इस वक्त एक तकरीब में है। ये आपके सामने बराह रास्त मनाज़िर दिखाई। Pakistan have maintained close communication and coordination, safeguarded common interests, and injected positive energy to regional peace. This afternoon, President Xi Jinping will meet with Mr. Prime Minister, providing strategic guidance for further deepening bilateral relations. China is ready to work with Pakistan to pursue greater solidarity, carry forward traditional friendship, firmly support each other,
and keep expanding practical cooperation to deliver more results in building a community with a shared future for the two countries. Mr. Prime Minister, I'm ready to discuss with you issues of mutual interest and have in-depth discussions. Thank you, Mr. Prime Minister. My dear brother and a friend, Premier Li Qiang, honorable members of Chinese delegation and honorable members of Pakistan delegation. Excellency, thank you very much for your very warm invitation to visit China, and it is always a great pleasure to visit your great country. And each time when we come, we find new changes and major development taking place all over this wonderful country. At the outset, Excellency, I would like to express my वेलकम बैक जी। ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना में इस वक्त Yes. मौजूद हैं और बात कर रहे थे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनकी कैबिनेट के साथ ये जो है डायलॉग हो रहा है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट विजिट है और एक दिन पहले जो है जी। वो आपको याद होगा अली बाबा के जो चेयरमैन हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे भी जो मीटिंग हुई है, उनकी टीम से भी बात हो रही थी। तो ये जितनी भी पूरी दुनिया में इस वक्त एक्टिविटी हो रही है ये बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड है। जी। अली बाबा की अभी जैसा भी तस्करा मैंने किया और आपको आपके यकीनन इल्म में होगा, देखने वालों को बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि सबसे बड़ी जो ये ऑनलाइन शॉपिंग जो एक एप्लीकेशन है, ये वेबसाइट है, ये बन चुकी है और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने अंदर उन्होंने मर्ज किया है। तो ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। इसके जो फाउंडर मेंबर हैं वो जैकमा हैं और उन्होंने जो कंपनी ये इस्टेब्लिश की थी, तो उनकी सक्सेस स्टोरी मैं कहता हूँ ज़रूर ये पढ़ानी चाहिए कि वो कैसे इतने बड़े जो है वो बिजनेस जाइंट बने। बहरहाल जी, डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। और बात हो रही बिजनेस थी के हवाले से इकोनॉमी परवेज साहब से बात कर रहे थे। मैंने लाइन पे मेरे साथ जो है वो अब्दुल कादिर मंदोखेल उनसे साहब भी जो बात हैं मेंबर नेशनल असेंबली फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको उनसे बात भी करें। वेलकम करेंगे। मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं साबिक कैमैनी हूँ और मेरा नाम कादिर खान मंदोखेल है। ओके ओके जी, करेक्शन। अच्छा जी, कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 28th अमेंडमेंट की बात हो रही है तो ये इसमें आखिर ऐसा क्या है जिसके हवाले से इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है? प्लस ये कि कहा जा रहा है कि नए प्रोविंसेस बनेंगे और नई टेरिटरीज डिफाइन की जाएंगी। क्या वाक़तन ऐसा कुछ है जो इसके एजेंडे में शामिल है? तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बता दीजिए कि आपके पास क्या खबर है या आपको क्या इस वक्त तक जो है वो इसके बारे में इल्म है। चाहूँगा ज़रा हमारे साथ भी शेयर करें जी। देखिए, पहली बात तो ये कि आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि जब जब हुकूमतों के पास 2/3 मेजॉरिटी हो पार्लियामेंट में यानी सेनेट और कौमी असम्बली में, वो कोई भी तरमीम ला सकती है। और यकीनन 27 तरमीम हो चुकी है। अब अगला जो नंबर होगा चाहे जिस तरह भी होगा उसका नाम 28वां होगा। बाकी जैसा आपको नहीं पता इस तरह मुझे नहीं पता, मीडिया के दोस्त जो है ना वो मिर्च मिसाला लगा के और इस टाइप की बातें कर रहे हैं और पता नहीं हुकूमत लाएगी नहीं लाएगी, कुछ नहीं पता। और वैसे हुकूमत की आदत है कि अंधेरे में जो है बिल लाने का। पिछला बिल 27वां भी आपको याद होगा, जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट नहीं किया है आपको भी नहीं पता था और बाकी पाकिस्तान को भी नहीं पता था और मुस्लिम लीग नून ने तो बताया ही नहीं है। तो इस मरतबा भी ऐसे कोई मशावरत पीपल्स पार्टी के साथ 28वीं तरमीम की क्या खदखाल होंगे, क्या क्या होंगे। यकीनन मैं थोड़ा सा आपकी मफरूजे के ऊपर सवाल करूं, अगर हुकूमत 28वीं तरमीम लाएगी कि भाई चूंकि अब ईरान और इराक, ईरान और अमेरिका का जंग खत्म होने वाला है, लिहाजा ये पेट्रोल जो है पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री करेंगे या 10-15 रुपए लीटर होगा जो ईरान में भी आ रहा है। जारी रहते 400 रुपए तो किन की जेबों में जा रहे हैं वो आप सबको पता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हुकूमत ये कहेंगे कि आज के बाद दहशतगर्दी मुल्क में खत्म होगा, न बलूचिस्तान रोड पे कोई हादसा होगा, न कोयटा में कोई खुद का हमला होगा, न बाकी पाकिस्तान पख्तूनख्वा में होगा, तो यकीनन हम साथ देंगे। ये तो हो गई है 28वीं तरमीम की मफरूजे के जवाब। अब जो आपने नए सूबों की बात की थी, मैं थोड़ा सा आईनी बात आपसे करूं। 18वीं तरमीम में ये कहा गया कि जिस सूबे में मजीद सूबे बनाना हो वहां से 2/3 मेजॉरिटी की करारदाद पास करानी होगी और उसके बाद पार्लियामेंट से 2/3 मेजॉरिटी होगी। ठीक है। पहली बात तो ये कि पुख्तनख्वा असम्बली ने 2 मरतबा करारदाद पास की है, बल्कि अभी महीना पहले भी पीटीआई की हुकूमत है
उन्होंने करारदाद पास की कि हजारा को अलग सूबा बनाया जाए। जी। इसके अलावा पंजाब में जो है ना वो करारदाद पास हो चुकी है कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए। ठीक है। तो इन दो सूबों में ऑलरेडी उसी आइन के आर्टिकल 18वीं तरमीम के तहत तो ये चीजें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, तो हुकूमत बिस्मिल्लाह करे। नंबर एक बात। अब आप आइए बलूचिस्तान, उसके बाद मैं सिंध की तरफ आता हूँ। बलूचिस्तान में वहाँ दो किस्म के कम्युनिटी रहते हैं, जो मेजॉरिटी है, छोटे छोटे कम्युनिटी तो है बहुत सारे, मगर मेजॉरिटी वहाँ पश्तून और बलोच है। वो एक दूसरे से इनका हल्का अलग है, यानी कोयटा से अगर आप फाटा की तरफ, पख्तूनख्वा की तरफ देखें तो ये पश्तून एरिया है, और कोयटा से अगर आप कराची की तरफ देखिए यहाँ बलोच और बरावी और सिंधी मौजूद है। तो वहाँ भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर सुबह जो है ना वो पश्तून का अलग सुबह बनाया जाए, बलोच का अलग बना जाए, तो वहाँ भी किसी को कोई एतराज नहीं है। अब आप आइए सिंध की तरफ। सिंध में जो नादान लोग, जो बाज लोग कहते हैं कि कराची को अलग सुबह बनाया जाए, पहली बात तो ये कि उसी 18वीं तरमीम के तहत 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जनूबी पंजाब या हजारे की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ की आवाम कर रहे हैं, क्योंकि उनको दूर पड़ रहे हैं लाहौर और पेशावर। यहाँ तो कराची में रहते हुए उनको क्या दूर पड़ रहा है, पहली बार सकर वालों को शोर मचाना। नहीं हुजूर, मेरी बात जरा सुन लेना। ये एक बात जिसकी अभी आप निशानदेही कर रहे हैं, बात ठीक है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जनूबी पंजाब वालों को लाहौर जाना पड़ता है, वहाँ पे सेक्रेटेरिएट वगैरह, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं उसको एड्रेस नहीं किया गया है। और पिछले कई सालों से, 1 दिहाई से ज़्यादा के अरसे से पीपल्स पार्टी की जो आपकी गवर्नमेंट है वो डिलीवर नहीं कर सकी है। माइंड यू, ये वो वजह बन रही है जिसकी वजह से लोग ये मुतालबा कर रहे हैं। बाकी अगर इसके ऊपर आप कहना चाहें, बाकी कंसेंसस डेवलप होता है, 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है, डेफिनेटली है, मगर ये कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है, इसको कैसे डिस्काउंटेड किया जा सकता है? दैट्स माई क्वेश्चन। इसका जवाब दें। पहले तो ये कि आप अपनी नजर से देख रहे हैं, मैं एक जियाली की नजर से अगर देख रहा हूँ या एक पाकिस्तानी की नजर से देखूं, 17 साल से जो हमारी हुकूमत है, 17 साल में 10 साल एनकेएम हमारे साथ इत्यादि सर वो हिस्सा हिस्ट्री बन चुका है। इट्स लॉन्ग ओवर, इट्स लॉन्ग ओवर। आप सवाल लॉन्ग ओवर पूरा सुनना करिए, मुझे हक दे आप जी। जब 10 साल से एनकेएम के पास स्टॉक की वजारतें थी, उन्होंने कराची को बोरी बंद लाशें, कत्ल गारत और ये सब चीज में की, आप सबको पता है। दूसरी बात ये कि 40 साल से ये एनकेएम मुख्तलिफ हुकूमतों में है, ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों में है, और नंबर एक। दूसरी बात, तीसरी बात ये नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं इसके ऊपर, ये आपकी बात सही है, 2013 में ये ओवर हो चुका है ये एपिसोड, अब ये मजीद नहीं चल सकता। ये बताना पड़ेगा आवाम को कि डिलीवर क्यों नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आपको किसने रोका है? हु इज स्टॉपिंग यू? सर आप कराची में अगर रहते हैं तो यू नो एवरीथिंग कि कराची में क्या हो रहा है। दैट्स माय क्वेश्चन। नो, आप एक एंकर हो, आप किसी मुखबर, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये इट्स लॉन्ग ओवर। नाउ इट्स माय क्वेश्चन कि आपने डिलीवर करना है, यू हैव टू डिलीवर। सुन लेना, आप बेहतर करें ना, आप एंकर हो, आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना। आप जवाब जी, जवाब दीजिए। सुन ले, अब अगला जवाब सुन ले पूरा। आप मुझे बताओ, कराची में 62% से ज्यादा एरिया आज भी वफाक के पास है, तो वफाक ने क्या की है? नंबर एक बात, K4 मंसूरा 25 साल से इल्तवा का शिकार है, वफाक पैसे नहीं दे रहे, वफाक ने क्या की है? यहाँ हब कैनाल से जो नहर है 100 इंजीडी का, वो आज भी 2 साल बाद भी वफाक ने उसकी मंजूरी नहीं दी है। आप मुझे बता दो कि तो बाकी जो रह गया 38% से कम एरिया, उसमें 25 टाउन है, 25 टाउन में 3 टाउन पीटीआई के है, 9 टाउन हमारे पास है। आप एक चीज कर ले, हम जिम्मेदार है पूरे कराची के, जब एरिया हमारे पास 62% नहीं है, फिर अगर ये 13 टाउन और सही है फेडरल टेरिटरी है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कराची में कोई एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है, कोई ऐसी मिसाल कायम करनी पड़ती है जो इलाके आपके पास हैं। कोई ऐसी मिसाल बताइए या कोई ऐसा इलाका बताइए कि जिसको सवाल आप जमात इस्लामी के टाउन से और पीटीआई के पास। बिल्कुल सर, उनसे भी होगा, सबसे सवाल होगा, उनसे सवाल बिल्कुल भी सवाल होगा, सबसे सवाल होगा, लेकिन जिसके पास सबसे बड़ा स्टेक है सबसे पहला सवाल उससे किया जाएगा, जिसके पास चीफ एग्जीक्यूटिव है सवाल उससे किया जाएगा, जिसके पास नंबर ऑफ फंड्स हैं उससे पूछा जाएगा, जिसने मोर देन
थाउजेंड्स बिलियन जिसके पास है, सवाल उनसे किया जाएगा। जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर है उनसे किया जाएगा। जो ओन करते हैं उनसे सवाल किया जाएगा। और 40 जो साल से जो नीचे वफाक में है, वफाकी हुकूमत ये अब नहीं चल सकता। आई एम वेरी सॉरी माय डियर, मैं आपकी बात से बिल्कुल अब करता हूं कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। एज यू राइटली सेड कि फेडरल इसमें अथॉरिटी है जो काम करती है, बट अगेन क्वेश्चन यही है कि डिलीवरेंस अगर होती तो यकीनन यहां बैठकर हम आपसे ये सवाल नहीं कर रहे होते, बल्कि ये सवाल करते कि आपने सर वफाकी हुकूमत से बिल्कुल कर रहे हैं। आप वफाकी हुकूमत से आप अभी भी उसके एलाई हैं, आप साइलेंटली उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप उसको कोई फर्म स्टैंड लें, यू हैव टू टेक दिस स्टेप नाउ कि आप स्टेप लें और वफाकी हुकूमत को कोई देखिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आप देखें आपकी पार्टी, अब होना तो ये चाहिए था ना कि पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर जब इतनी ज्यादा, आपने खुद अभी इसकी निशानदेही की है कि इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आदमी की रीच से दूर चली गई है, और अगेन इसके अंदर कोई प्राइसेस में कमी भी नहीं होनी, तो होना तो ये चाहिए था आइडियली को कोई ऐसी स्ट्रांग स्टेटमेंट आती कि आप फैसला करेंगे कि आप फर्दर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पार्टी के तर्जमान की तरफ से आया, हमारी तरफ से असेंबली के फ्लोर पे है। ये आप मुखबर कौमी मूवमेंट से पूछे उन्होंने क्या किया जो 40 साल से कराची को खा रहे हैं। सर अगेन स्टेक आपके पास है, उनके पास इतना बड़ा स्टेक नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स आपके पास हैं, आप सबसे बड़े अलाई हैं। नहीं सर, दैट डजंट मेक अ सेंस। आप सबसे बड़े हलाई हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा सर, उनसे सवाल नहीं हो सकता। और चले मंदुखेल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। कादिर मंदुखेल साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रहे थे कुछ अपनी पार्टी के हवाले से, और ये सवाल तो होगा, देखें चलो सवाल है लेकिन सवाल सबसे होगा, मगर आपने होगा। जिस तरह कहा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेक जिसके पास है, सबसे पहले तो सवाल उनसे ही किया जाएगा। और बिल्कुल ठीक कहा कि कोई एग्जांपल तो सेट होती हुई नजर नहीं आई कि हमारे पास एक जवाज हो, आप डिफेंड कर सकें अपने आप को कि भाई हमने एग्जांपल तो सेट की है, तो आप इस तरह के सवाल एग्जांपल सेट करें, कोई ऐसा मॉडल हो, कोई टाउन हो, कोई अपना इलाका कोई ऐसा बताएं कि जी ये हमने बनाकर दिया है, ये आपके सामने आप वो करें। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जब से ये बात हो रही है हमेशा एमकेएम हमारे साथी लॉन्ग ओवर 2013 से लेकर अब तक वे इन 26, अब 26 के अंदर ये बात करना कि उनका स्टेक था, उन्होंने ये किया, तो इतने अरसे में आपने क्या किया, ये बड़ी लेम सी बात है। आई एम सॉरी, ये वो नहीं है। होना तो ये चाहिए कि कोई इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऐसी हो जो एग्जाम्पल स्टार्ट करे। जी इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। जी जनाब परवेज साहब, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी, तो यही हमारे पास बातें हैं, डिलीवर किसी ने कहीं पे नहीं किया ना। फेडरल गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नजर आया। ग्रीन लाइन का एक प्रोजेक्ट है, डिसैलिनेशन प्लांट के हवाले से एलोकेशन हुई थी, कहाँ है नोबडी नोज। यहाँ से K4 की कोशिश की गई थी, वो कह रहे हैं पैसे नहीं है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि पैसे इनके पास नहीं है, तो फिर किसके पास है? ये जरा जवाब दीजिएगा फरमाएं। और कहाँ गए पैसे वो? नहीं, जिसके पास खजाने की चाबी होती है ना, वो उसी को ही पूछा जाता है। उसी को पूछा जाता है। और बात दरअसल ये है कि देखें, अगर 60% अगर जो हमारा कराची का हिस्सा है अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो 40% तो है ना। अब 40% को डेवलप कर लो। अगर 40% को मॉडल एरिया बना देंगे, आप मिसाल देख लें कि आप अपने बहरिया में जाके देखें तो आपको लगता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान है। तो मैं चाहता हूं कि अगर 40% नहीं 20% ही कुछ ऐसे एरियाज को आप बना के ना लोगों को रिलीफ दे देना, तो लोगों को पता लगेगा हाँ यार ऐसे भी शहर होते हैं और काम करने वाले ऐसे भी होते हैं और हमारे पास हैं। ठीक है ना। और चैलेंजेस तो हर जगह पे होती हैं। आप दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाएं तो गवर्नमेंट में चैलेंजेस आती हैं, मगर वो इस तरह से नहीं करते कि भाई वो उसने गलत किया है तो हम भी नहीं करेंगे, उसने काम कुछ नहीं किया तो हम भी काम नहीं करेंगे। नहीं, आपके पास अगर एक अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है और आपके पास खिदमत करने का एक आपको मौका दिया है, तो आप कम से कम एक रोड ही बना दो या 2 रोड बना दो, या एक एरिया है जिसमें लोगों को रिलीफ दे दो। आप अपने जो एक आबादी है उसको एक मॉडल सिटी बना दो जिससे उस आबादी का भला हो जाए और लोग उनको देख के ना वाह वाह करें और लोग बोलें कि यार आप हमें भी ऐसा बना दो, हम आपके साथ हैं। फिर वो लोग जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भाई ये जो 60% आपने आपके पास रखा हुआ है ना, आप देखो उन्होंने वो उन लोगों को कैसा रिलीफ दे दिया, उनकी आबादी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो हम चाहते हैं रहने वाले कि आप हमारा भी जो है ना जो टाउन है ना ये इनके हवाले कर दें। फिर वो लोग जब बोलेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाएगा। तो फिर 60% जो हिस्सा है वो फेडरल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उनको, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है। तो आप लोगों का माइंडसेट चेंज करें, लोगों के ख्वाहिशात चेंज करें, रादर देन यू अक्यूज दोज पीपल। और वो कभी ना खत्म होने वाली बात ही है। इसको हम कहते हैं हमारे
देसी अल्फाज में ना सास बहू की जो नोक झोंक होती है ना ये वाली, तो ये नोक झोंक से आगे निकले और फिर ये निकलना कोई पड़ेगा। प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव काम करें। एक छोटा सा एरिया को आप एक मॉडल बना दें और वो लोग खुद बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट को कि भाई हमें इधर जाना है, ऐसा चाहिए इलाका। बिल्कुल बिल्कुल परवेज साहब, इस तरह से क्यों होता है कि पाकिस्तान में मौशी बहरान से निकलने का सिर्फ वाहिद हल नजर आता है कि टैक्स बढ़ा दिए जाए? कोई रास्ता क्यों नहीं है हमारे पास टैक्स नेट के अलावा? देखिए मैंने आपको अभी ब्रेक में भी कहा था कि भाई टैक्स बढ़ाने के लिए हमें पाई बढ़ानी पड़ेगी, हमें टैक्स के जराए बढ़ाने पड़ेंगे। हमें जो है ना, हम अब हमेशा वो पाई को है ना छोटा करते जा रहे हैं, हम हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को छोटा करते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होनी चाहिए उसको छोटा करने जा रहे हैं। तो वो बात दरअसल ये कि जब वो चीजें इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो वो कहाँ से टैक्स देगा? फिर क्या होता है कि फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं और फिर इसके बाद आप पिनलाइज करते हैं उसको ही जो बिजनेसमैन को कि भाई तुमने टैक्स क्यों नहीं पूरा भरा, तुमने सेल टैक्स क्यों टाइम पे नहीं भरा। ओ वी बिकम ए टैक्स कलेक्टर, ठीक है ना, इदारा तुम्हारा एफबीआर एंड वी कलेक्टिंग द टैक्स, ठीक है ना। तो तुमने जो बंदे रखे हुए हैं 40,000 बंदे रखे हुए हैं, तो भाई वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ लोगों को सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए बैठे हुए हैं। ओ भाई बात दरअसल ये है कि आपने बिजनेसमैन को किस चीज में लगा दिया है। वो आप उनको तो बिजनेसमैन को वो कहो कि भाई आप इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाओ, आप एम्प्लॉयमेंट दो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करो और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस दो, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि आपने ये कमाया। अच्छा होता क्या है दुनिया में कि आप इनकम टैक्स किस पे देते हैं? इनकम पे देते हैं ना। यहाँ आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हो कि आपने इनकम की नहीं की, टूथपेस्ट खरीदा उस पे टैक्स है, बिजली का बिल देना, आपने जो है ना मोबाइल पे चार्ज करा है उस पे टैक्स है। इनकम टैक्स की पहले तो आप वो देखें ना कि भाई है क्या उसकी, उसका डेफिनेशन क्या है। उसके अंदर है कि इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर टैक्स है। आपने तो यार सबके ऊपर टैक्स बना दिया। तो बात दरअसल है कि जब तक आप आपका जहन और आपका उसको सेट नहीं करोगे कि भाई हमें करना क्या है। यहाँ आपको मैं एक बात बताता हूँ कि यार इनको पता ही नहीं कि इनको करना क्या है, इनको पता ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलेगा। ये सास बहू की नोक झोंक में चलता रहेगा और ये 70-75 साल में चलता रहेगा। मेरी तो मैं यासिर भाई को पहले भी मैं 10 दफा बोल चुका हूँ कि मैं पहले एक इलाके में रहता था, आज भी मैं उस इलाके में जाता हूँ ना तो मेरा गाड़ी चलाते हुए ब्रेक पे पैर चला जाता है कि यहाँ वो खड्डा है और आज वहाँ खड्डा है ही है। तो बात दरअसल ये है कि देखो हमने एक खड्डा भरने में हमें अभी तक टाइम नहीं मिला है, तो ये इकोनॉमी कैसे जाएगी, पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? एक रोड बनाने से या एक कहीं बाहर विजिट करने से या 4 लोगों को बुलाने से, आप बताएं कि अगर कोई आता है चाइनीज इन्वेस्टर आता है तो वो लोकल पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा ना, पहले वो लोकल लोगों से पूछेगा कि भाई आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, आपने क्यों इंडस्ट्री नहीं लगाई। देखो हर आदमी बोलता है कि भाई आपने अगर किसी को बुलाया तो आप उसको यही बोलोगे ना कि यार तुमने क्यों इंडस्ट्री नहीं लगाई, तो वो बोलेगा कि यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो वो फिर वापस जाएगा, दोबारा सोचेगा कि यार ये वो वाला खड्डा है कि मैं अगर मेरा पैसा भी डालो लेके आऊंगा ना, ये खड्डे में पता नहीं कहाँ चला जाएगा क्योंकि इनविजिबल हो जाएगा, तो मेरा पैसा तो फिर मुझे वापस तो नहीं मिलेगा। अच्छा फिर बात इसलिए कि देखें ज्वाइंट वेंचर आते हैं तो ज्वाइंट वेंचर की एक सबसे बड़ी वो क्या होती है कि स्टेबिलिटी। आप अगर फर्ज करें कि कहीं किसी ने $1 मिलियन यहाँ लेके आया और पाकिस्तान की करेंसी जो है ना इस साल डिवैल्यू हो गई 40%, तो उसका तो पैसा जो है जो इन्वेस्टर लाया था उसके तो $1 मिलियन $6 लाख हो गए ना, उसकी तो 40% माइनस हो गया। तो उसने तो अभी क्या है कि अभी तो उसने इंडस्ट्री शुरू नहीं की, बिजनेस शुरू नहीं किया और उसकी तो कैपिटल इरोड हो गई ना, 40% माइनस होगी। तो पहले तो उसको गारंटी तो दो, आपकी जो बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसको तो सही करो। जब तक आप बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर को सही नहीं करेंगे और आप बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ से भी पैसे लेके आऊँ, यहाँ से पैसे, वो तो खड्डे में चले जाएंगे, 40% खड्डे में चले जाएगा, उसमें मट्टी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट आई मीन कि भाई आपको पाई बढ़ाना। बिल्कुल सही बात है कि आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ती है, ग्राउंड बनाना पड़ता है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना सबसे पहले वो होता है कि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो, नंबर 1। जब आपके पास ये होती है उसके बाद फिर आप फाइनेंस की
तरफ जाते हैं। एक्सेस टू फाइनेंस होना चाहिए सबके Exactly. लिए, ताकि जब आपके पास फाइनेंस होगा तो आप बिजनेस कमेंस कर सकेंगे। थर्डली, आपके पास ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसी होनी चाहिए टैक्स की कि जहां पर लोग काम कर सके। यहाँ पर एक तो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज प्लस ये कि होस्टाइल बिहेवियर, अभी आपको पता होगा वो मार्केट में गए होंगे कोई अथॉरिटीज वाले, FIA वाले गए और जाकर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब आप सोचें कि जिस मुल्क में थानेदार कल्चर हो, या जिस शख्स को बात करो वो थानेदार है, कोई आप फैक्ट्री में बैठे में जो शख्स आएगा वो थानेदार है, आपको नोटिस ऐसे सर्व करेगा, वो कहेगा जी ऐसा करो और वैसा करो, यानी कि पैसे की बात होती है ना सीधी। तो कहने का मकसद है ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस और इकोनॉमी ग्रो करेगी। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कभी काम हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी के हवाले से, तो आपने कहा था कि जब जिस तरह आप बोल रहे थे कि एक एम्प्लॉय है और वो ऑफिस जा रहा है तो वो 1 घंटा ट्रैवल करके इन खड्डों वाले रोड पर जा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी तो फिर वैसे इफेक्ट होगी। वो जब ऑफिस पहुंच जाएगा तो वो क्या उसमें एनर्जी रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी काम करने के हवाले से। तो ये मुश्किलात तो हम देख रहे हैं, और मैंने भी देखा है जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज गए हैं, फिर ऑफिस आते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होती है, फिर ऑफिस जाके तो वो एनर्जी बाकी नहीं रहती सर। बिल्कुल तो ऐसा ही ये है। देखें, दुनिया में अगर यूथ को जो है ना, यूथ को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी जाती है, यूथ जो है ना पाकिस्तान के जो है ना ताज है, ऐसा ही है। आपका क्राउन है। Exactly. ये आपका आपको future depend करता पाकिस्तान है। को आगे Exactly. लेके जाएगा। यूथ की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर यूथ इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं है और हमें बाहर भागना है, Brain तो फिर drain। पाकिस्तान को कौन आगे लेके जाएगा? ऐसा ही है। और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स है ना, जी। जो इकोनॉमी चलाते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन पे डालना उनका काम है कि यूथ को किस डायरेक्शन में डाल बिल्कुल दें। ठीक है। अगर वो यूथ को इस बात पे सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हमारा इस मुल्क में फ्यूचर नहीं है, उनको तो आपको ये दे आर पेंटिंग ए रोजी पिक्चर ऑलवेज, यू नो, कि भाई ये हम कर देंगे, ये हम कर देंगे। वो कहते हैं ना कि वो कहानियां होती हैं, फेरी टेल स्टोरीज होती हैं। यू नो, वी नीड टू कम आउट फ्रॉम द फेरी टेल स्टोरीज। हमें प्रोडक्टिव, जैसे आपने अभी बिल्कुल सही फरमाया कि भाई आप कोई एरिया तो बता दें जिसके अंदर आपने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है, ताकि लोगों को नजर आए, लोगों को नजर आए। इसी तरह से उनको भी यही चाहिए जो वहां बैठे हुए हैं, जो पॉलिसी बनाए, कि भाई एक तो एरिया दो, एक तो बात बताओ, क्या, ताकि यूथ को ये पता चले कि यार दिस इज द कंट्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, और हमें यही काम करना है, और हमें गवर्नमेंट ये चीजें दे रही है और फास्ट डिलीवर कर रही है। Exactly. आपने क्या है कि पूरी कंट्री को है ना फ्रेगमेंट कर दिया है। आपने क्या कह रहा है कि भाई आपके पास चवन्नी है ना, तो चवन्नी के 8 टुकड़े कर दिए हैं। अब वो कोई भी एरिया है ना, वो प्रॉस्पर नहीं हो रहा है। या तो आप वही चवन्नी एक जगह पे लगा दो ताकि कम से कम दिखे, ठीक है ना, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को चेंज आए, लोगों को पता चले, और बिल्कुल फोकस एक जगह पे कर दो। आपने अगर कुछ करना है तो ऐसा करो कि भाई कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा दो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों, और वो उसकी प्रोडक्टिविटी ऐसी बढ़े जो आपके पास जो है ना बाहर से कोई सामान भी नहीं। हमारे पास देखें इतना एरिया है, अनकल्टिवेटेड एरिया है। हमने कभी आज तक सोचा है कि हमारी यील्ड कैसे बढ़ेगी? लोगों के पास अगर दुनिया में आप चले जाए तो वही चीज, अगर सब्जी उगती है, वही कोई अनाज उगता है ना, तो उसकी यील्ड या प्रोडक्टिविटी 3 गुना होती है। हम उससे ज्यादा आगे नहीं जाते। तो बादल से लेके बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसको हमने आज तक देखा ही नहीं है, हमने उस पर फोकस नहीं किया, और हम कहते हैं कि वह चवन्नी के 8 टुकड़े करें और हम ये भी काम करें, ये भी काम करें, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, यील्ड्स की जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना, वो तो हमारी कंसिडरेशन में पहले भी नहीं था। देखिए उसकी वजह क्या है कि पहले, और अगर नहीं करेंगे तो आगे जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ना, पहले बात हो रही, तो आएगा, ड्राउट आएगा, डेफिनेटली आएगा, और उसको आप नहीं रोक सकेंगे। आपकी अपनी नीड्स को आप नहीं पूरा कर सकते। कॉटन की यील्ड जो हमारी थी, पहले हम लोग मेरे ख्याल में 14 लाख 16 लाख बेल किया करते थे, आज हार्डली 8 लाख बेल से भी कम। आज अखबार में आया कि हम बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर से मंगवाएंगे, बस यही वो था। ये भी आया है। अब कॉटन के अंदर क्या हुआ ना, आपने सीड को अपग्रेड किया, वो 92 में मेरे ख्याल में एक टेक्नोलॉजी थी, वही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तो एक और अच्छी बात आ गई है, मैं आपको इस पे ब्रेक करता हूँ कि आज हमने GMO जो सीड्स होती है ना, उसको गवर्नमेंट ने अलाउ कर रहा है। अच्छा। ताकि जो है ना, हम पहले तो हम कहते हैं कि नॉन GMO होना चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं ना, उसको अलाउ नहीं करते थे। हम समझते थे कि शायद हमारी ज़मीन जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, और ज़मीन के अंदर जो है ना वो कीड़े पड़ जाए।
ओ भाई उन्होंने दुनिया ने जो है ना ये काम करके ना जीएमओ टेक्नोलॉजी करके पर ना, एकड़ जो yield थी ना वो और बढ़ उन्होंने गई अपनी yield बढ़ाई। आज उन्होंने बोला कि वी आर अलाउइंग जीएमओ सीड्स टू कम इनटू पाकिस्तान ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये गवर्नमेंट ने आज ही अब आकर आज किया सुबह के न्यूज़पेपर में किया है और फिर उसी न्यूज़पेपर के दूसरे हिस्से पे रखा हुआ है कि हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये चीजें जो है ना वही हम कहते हैं ना चवन्नी वो के भी आठ यान टुकड़े बनाने करने के हैं। लिए करेंगे हम चवन्नी के 8 टुकड़े करने हैं और फिर देखना है कि भाई कहाँ से हम तरक्की करेंगे, तो ये तरक्की नहीं हो सकती। ऐसा ही है, फिनिश गुड्स के ऊपर हम काम नहीं कर सकते बिल्कुल। और इस एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल ये पॉसिबल बिल्कुल। नहीं है। जैसा भी आप बात कर रहे थे ना, कॉटन की बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। पाकिस्तान में बड़ी एक दफ़ा जो है वो कॉटन जो है वो लीडिंग आपकी एक्सपोर्ट्स में, मेरे ख्याल में अभी भी टेक्सटाइल ही टॉप ऑफ द लाइन है, बट स्टिल बिल्कुल। प्रॉब्लम 18 बिलियन की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल की है। तो इसका मतलब ये कि आपके पास सिर्फ है ही एक्सपोर्ट करने के लिए टेक्सटाइल, उसके अलावा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी वगैरह सब बाद में आते हैं। अब जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी ना, अब बजट के अंदर क्या बात करें? कोई आपके पास एक बात मुझे बताएं, कोई ऐसा एजेंडा है, कोई ऐसी न्यूज़ सरफेस हुई है बिल्कुल। कि हम टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेंगे या इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा देंगे या कोई ऐसी वो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जिससे अनइंटरप्टेड सर्विस को मेक श्योर करेंगे? क्योंकि जितने भी अब बिजनेसेस हैं वो सारे टेक से रिलेटेड हैं और बिल्कुल। यंगस्टर्स की जो आप बात कर रहे हैं वो उसके साथ सो कनेक्टेड है। अब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं होगा, इंटरनेट तक एक्सेस नहीं होगा, अनइंटरप्टेड सर्विस आपके पास होगी, तब जाके आप ये अचीव कर सकेंगे कि आप इसका पोटेंशियल आपको पता है पेपर्स के अंदर मोर देन $10 बिलियन का टोटल पोटेंशियल आईटी के अंदर आपके अंदर है, लेकिन आप $2 बिलियन के ऊपर जो है वो स्टिक अराउंड करते हैं। दैट्स आवर प्रॉब्लम। लेकिन बजट में इसके हवाले से आई डोंट नो कोई प्लान है नहीं है, कुछ नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई रोड मैप भी रोड नहीं है मैप कि नहीं आने है, वाले जो वक्त कि में बहुत इसको ज़रूरी है आई थिंक यासर, आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अगर हम इतना बैक पर रहेंगे तो फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? हमारे यंगस्टर्स क्या देखेंगे? अच्छा, एक चीज को क्या और तरक्की तस्करा करूं मिलेगी? परवेज भाई, जी, अब जी। देखें आने वाले वक्त में अब ये पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रही है। जिस जी। वक्त हम बैठकर गैस, बिजली, पानी की बातें कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में हाँ। आपको बताता हूँ सबसे बड़ी पोटेंशियल थ्रेट क्या है जिनका भी इन्होंने तस्करा किया है, वो है कि AI की वजह से AI जो कॉस्ट कटिंग होगी इदारों के अंदर, जो जॉब कटिंग होगी, जी। वो इस हद तक होगी कि एक एक इदारे से 80 एवरेज बता रहा हूँ, जैसे जी। बंदा है जहाँ पर तकरीबन अगर 150 बंदों का स्टाफ है, 80 बंदे 90 बंदे उसमें से बाहर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ ऐसे है। 2030। होगा क्या कि आप फिर ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इसको कैसे कैपिटलाइज करेंगे? फिर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये अनएजुकेटेड हैं, इनको लेकर किधर जाएंगे ये मुझे बताएं। क्या ड्रग एडिक्शन नहीं होंगे? आपकी ड्रग की मार्केट फ्लरिश नहीं करेगी? करेगी। और अभी क्योंकि से आप हम देख उसको रहे भी हैं नहीं तो रोक ड्रग सकते। तो काफी हद तक पेनिट्रेट कर चुके हैं हमारे यूथ में। देखिए वो जो डिप्रेस्ड जो बंदा होता है, क्या करेगा? डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो डिप्रेशन में चला जाता है तो वो फिर इन चीज़ों का आदी हो जाता है जी। क्योंकि वो अपनी लाइफ से जो है ना वो हार चुका होता है। मोटिवेशन खत्म हमने हो क्या चुकी किया होती है है। कि हमने लोगों को डिप्रेशन में लेके गए, हम ट्रैफिक में फंसा दिए हैं, रोजगार के हुसूल के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको कोई बंदा वेलकम नहीं करता है, उनकी मार्केट में डिमांड नहीं होती है, उनको कहीं कोई वेलकम नहीं करता है, तो वो बंदा जो है ना अपने आप को जो है ना उसमें ले जाता है एंड ही बिकम वेरी सैड, वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर इस किस्म की जो मंशियात होती है ना उसका आदी करके वो अपने आप को जो है ना उससे निकाल के और वो कहता है कि मैं हेवन में ट्रैवल कर रहा Exactly. हूँ, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। वो अपने आप को, हम अपनी यूथ को जो है वो इन किस्म के लोगों को जो है ना हम बिल्कुल कहते हैं कि डार्क साइड में हम उसको ऐसे ही है। पीछे डाल रहे हैं। बात दरअसल ये है कि हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे पास प्रोग्राम हो सकते हैं। AI की बात आई है तो AI में भी इसके साथ कहते हैं ना कि एवरीथिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपॉर्चुनिटीज होती आती होती है, comes with the हम blessing, अगर yes. AI को अपॉर्चुनिटी में देखें और उसको हम यूज करें तो हमारा मुल्क के अंदर ना ग्रोथ भी हो सकती है। बिल्कुल Exactly. हो सकता है। अच्छा, हमने आज तक देखें जो ताइवान ने जो किया, ठीक है ना, जो चिपसेट इंडस्ट्री में कहाँ से कहाँ आगे जी। चला गया, इसके बाद कोरिया ने किया, फिर इसके बाद सिंगापुर ने किया, इसके बाद दूसरी जो कंट्री ने, अब चाइना ने किया, तो हमने तो किसी एक जगह पे फोकस ही नहीं किया ना। हमने तो क्या किया कि हम हमेशा वी डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्फ कि भाई ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है आपके पास कि भाई हमें करना क्या है? देखें, शुरू से मैं आया हूँ आपके पास, अभी यहाँ सुबह बैठे हैं तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो हमें यही पता नहीं है कि हमें करना क्या है। Exactly. जब तक हम हमारा गोल सेट नहीं करेंगे ना, जब तक हम कोई भी एक गोल सेट के, जब हम जाते हैं पढ़ते हैं, हम बिजनेस में पढ़ते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि आपका गोल सेट Achieve आपने क्या किया करना है है, और exactly. आपको उस गोल सेट करने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस करेंगे जिससे यू कैन अचीव दिस गोल।
ठीक है ना, और उसके अंदर वो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं आगे चल के, क्योंकि जाहिर बात है कि यू कैन नॉट अचीव द गोल डायरेक्टली, यू नो, आप ऐसे तो नहीं कर बिल्कुल ऐसा सकते, ही। उसके लिए आपको मरहले Step by step जाना पड़ता है, स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो हमने अभी तक तो कोई गोल सेट ही नहीं किया। हमने गोल सेट करने के बाद हमने कोई इस तरह से तरतीब नहीं दी कि मरहले क्या होंगे और किस तरह से आगे स्टेप को बढ़ेंगे। तो हमारे पास कोई लैडर नहीं है, हमारे पास कोई गोल नहीं है। हम नीचे से भाई चांद को देखते हैं और कहते हैं वाह यार क्या रोशनी है, ठीक है ना, बस ये काम है हमारा। एग्जैक्टली हम यही काम करना रह गया है। चलें जी, परवेज साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और बात हो रही थी जनाब कुछ इकोनॉमी के हवाले से। अब कहने के लिए बहुत कुछ है, सवालात बहुत सारे हैं। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमने पूरी डिस्कशन के अंदर कोशिश ये की कि इस चीज़ को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएं कि यू हैव अ प्लान कि जिसको आप 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एग्जीक्यूट कर सकें। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम डे टू डे बेसिस के ऊपर अपने अफेयर्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको एडहॉक कहा जाता है। एडहॉक बेसिस के ऊपर अगर आप चीज़ें चलाएंगे, ये हफ्ता 10 दिन के लिए तो चल सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्गर नहीं रन हो के लिए सकती। काम नहीं कर सकती। Exactly. जहाँ पर आप पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे इतनी डेंस पॉपुलेशन हो, जो Exactly. बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, अगर आपके पास प्लान नहीं होगा, जो कि नहीं है, पिछली हुकूमतें, उससे पिछली हुकूमत और उससे पहले भी जो हुकूमत थी वो आई हैं, उनके पास प्लान नहीं है। अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि बड़े बड़े शहर आपके अंडर डेवलप हैं, कराची जैसा शहर अंडर डेवलप है, आपके पास सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं और कुछ भी नहीं है। आज भी टिल डेट कोई ऐसी पॉलिसी या रोड मैप या प्लान नहीं है जिसकी वजह से पता ये चल सके कि आने वाले 5 साल के बाद हम कहाँ खड़े होंगे। ये आपका बिजनेस। बिल्कुल, यहाँ से कराची जैसा शहर जहाँ पर इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी हब है, कराची रेवेन्यू जनरेट करता है एक, लेकिन उसमें भी बेसिक रिसोर्सेज ना होना ये हमारी हुकूमत की तरफ से लैकिंग है, बिल्कुल है। और कंसिडरेशन की जहाँ तक बात है ना, हमारी कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं है। एजुकेशन को हम कंसिडर नहीं करते, हेल्थ के शोबे में हम कंसिडर नहीं है, तो फिर हम बेहतरी की तरफ किस तरह जाएंगे। एज एन इंडिविजुअल हमें कुछ चीज़ें खुद ही कंसिडर करनी पड़ेंगी, तो हो सकता है थोड़ी बेहतरी आ जाए। प्लान बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हमने बात की परवेज साहब से कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आगे फ्यूचर के लिए, तो हमें प्लान को तरजीह देनी चाहिए और प्लान रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस हो या फिर कोई भी आपका गोल हो, उसमें प्लान बहुत ज़रूरी है। बगैर प्लान के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसी बात के साथ जी आपसे इजाज़त लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। यासिर हुसैन को, अम्मारा को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।